ज्ञानधारा पब्लिकेशन के जो बिहार दरोगा का बुक है वॉल्यूम 1, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग पिछले वीडियोज को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए दूसरे सेट का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा रबड़ और कॉफी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो रबड़ और कॉफी की फसल के लिए सबसे अच्छी होती है लेटराइट मृदा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह मिट्टी जो है इसमें मुख्यतः चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना, काजू, मोटे अनाजे और मसालों की कृषि की जाती है, परंतु इसे कृषि के दृष्टिकोण से कम उपजाऊ मृदा की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह एवं आधुनिकतम बंदरगाह जो है यह नहावा सेवा हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको 1988 से 89 में बनाया गया था। और साथ ही बात करेंगे कि इसका नया नाम जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है और यह पूर्णतया जो है यंत्र चालित बंदरगाह है और इसका निर्माण जो है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि जो चेन्नई बंदरगाह है, तो चेन्नई बंदरगाह भारत के सर्वाधिक पुराने बंदरगाहों में से एक है और यह भी एक कृत्रिम बंदरगाह है और इसका स्थापना किया गया था 1859 में किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यह भारत चीन सीमा के निकट स्थित है, जिसे 1962 के युद्ध के बाद जो है बंद कर दिया गया था और मई 2015 में दोबारा से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि एक है दून घाटी। दून घाटी जो है यह शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में होती है। एक जोहार घाटी है जो मिलाम घाटी और गौरी गंगा घाटी के नाम से जानते हैं, और एक है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी जो है यह चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और एक है सोर घाटी। तो सोर घाटी जो है यह पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है कि पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में ही है। तो यह हो जाएगा ब्यास नदी। याद रखेंगे कि ब्यास नदी जो है यह पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में ही है। यह रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास कुंड से निकलती है और यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में प्रवाहित होती है। और यह जो है हरके नामक स्थान पर सतलुज में जाकर के मिल जाती है और इसके मिलान स्थल पर ही हरके बैराज का निर्माण किया गया है। और साथ ही याद रखेंगे कि सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की पंचनद प्रमुख है और इसके अंतर्गत जो है सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम आती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से गलत को चूज करना है। इसमें दिया गया सबसे पहले शिव समुद्रम जलप्रपात। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पे है, तो यह मिलान जो है सही है। उसके बाद दूसरा है गोकक जलप्रपात। तो गोकक जो है यह घाट प्रवाह पे है, तो यह भी सही है। उसके बाद तीसरा है दुग्धधारा जलप्रपात। देखिए दुग्धधारा जलप्रपात जो है यह मांडवी नदी पर नहीं है, यह जो है नर्मदा पर है। तो यह हमारा जो गलत है गलत हो जाएगा। यही हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है नर्मदा पर है। उसके बाद चौथा है कुंचिकल वाटरफॉल। तो कुंचिकल जो है यह वराही नदी पे है, यह भी सही दिया गया है। तो आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है कि बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम है। तो बृहद हिमालय की यहाँ पे ऊंचाई के अनुसार बताना है। तो ऊंचाई के अनुसार हो जाएगा, सबसे पहले इसमें हो जाएगा मकालू। मकालू का जो ऊंचाई है यह 8481 किलोमीटर है। देखिए 8481 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद धौलागिरी जो है 8172 किलोमीटर है। उसके बाद नंगा पर्वत जो हो जाएगा यह 8126 किलोमीटर हो जाएगा और अन्नपूर्णा जो है यह 8078 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दिया गया इसमें कि भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम के शैलों से प्राप्त होता है, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है, यह भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि बिटुमिनस कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है। देखिए बिटुमिनस कोयला जो होता है इसमें सल्फर की मात्रा नहीं होती है, इसमें सल्फर की अत्यंत कमी होती है, जिससे ये उद्योगों हेतु सर्वोत्तम समझे जाते हैं। तो यह जो है गलत दिया गया है, तो इसमें केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है? तो यह हो जाएगा दुर्गापुर। देखिए दुर्गापुर जो है यह लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है और इसे कोयला जो है रानीगंज, झरिया, बराकर की खान से और लौह अयस्क की एक है गुआ की खान सिंहभूम में, उससे जल विद्युत दामोदर नदी घाटी पर से प्राप्त होती है। और इसका स्थापना किया गया था 1959 में दुर्गापुर के संयंत्र का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व पूछा गया है कि सबसे अधिक किसका है। तो सबसे पहले तो बिहार का होता है, बिहार का होता है 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में होता है। उसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल में 1028 होता है। देखिए पश्चिम बंगाल में 1028 होता है। और तीसरे नंबर पे केरल का होता है जो कि 860 होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह है। तो सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वाला जो वेग वाला ग्रह हो जाएगा यह हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जो बृहस्पति है इसका जो पलायन वेग होता है यह 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह भी है और सूर्य की दूरी के क्रम में इसका स्थान जो है 5वां है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? इसमें से गलत को चूज करना है, कौन सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ जो है स्थानीय पवन का नाम है और दूसरी तरफ क्षेत्र या देश का नाम दिया गया है। तो स्थानीय पवन में दिया गया है सबसे पहले सामून। तो सामून जो होता है एक गर्म प्रकृति की स्थानीय पवन है और यह ईरान में प्रवाहित होती है, लेकिन यहाँ पे अरब क्षेत्र दिया गया। देखिए सामून जो होता है यह ईरान में प्रवाहित होता है। तो पहला गलत है, पहला ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। बाकी जो है सांता आना यह कैलिफोर्निया का हो जाएगा। उसके बाद हबूब जो होता है यह सूडान में आता है और बोरा जो है यह इटली में आता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किससे होकर के मकर वृत्त गुजरती है? तो मकर वृत्त जो गुजरती है यह गुजरती है चिली से गुजरती है, उसके बाद मोजाम्बिक से गुजरती है और उसके बाद नामीबिया से गुजरती है। यहाँ पे उरुग्वे इसमें शामिल नहीं है। तो मकर रेखा जो हो जाएगा चिली से, मोजाम्बिक से और नामीबिया से गुजरती है। तो 1, 2, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए मकर रेखा जो है यह 10 देशों से 3 महादेशों से होकर के गुजरती है और मकर रेखा जो है यह अफ्रीका में चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील से गुजरती है। वहीं अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से गुजरती है और ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि कौन सा कथन जो इसमें बोला गया है कि असत्य नहीं है यानी सत्य है। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात दिया गया है अनुच्छेद 356। देखिए राष्ट्रीय आपात जो होता है यह 356 नहीं होता है, यह होता है 352 होता है। यानी युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। यह 352 के अंतर्गत इसको हम लोग राष्ट्रीय आपात बोलते हैं। तो पहला जो है गलत दिया गया है। उसके बाद दूसरा है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जो है यह लगता है 356 के अकॉर्डिंग लगता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगता है आर्टिकल 356, जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। उसके बाद है वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है, जो कि सही दिया गया है। तो इसमें जो है सिर्फ 3 सही है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह सी हो जाएगा, केवल 3 सही दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए? तो राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम 25 सदस्यों की आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए जो गणपूर्ति होता है यह टोटल सदस्यों का 1/10 होता है, इसलिए इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? तो पहला सभा या चर्चित सभा के नाम से लोकसभा को जानते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए सरकार जो है यानी मंत्रिपरिषद का गठन और अस्तित्व यह लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करता है और यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सरकार गिर जाती है और राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 324 का 2, देखिए आर्टिकल जो है 324 का 2, इसके अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो वही होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव जो है यह केवल लोकसभा में आता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और निंदा प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। और निंदा प्रस्ताव जो है लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। तो यह दिया गया है अनुच्छेद 174 के क्लॉज 2 के अनुसार दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए विधानसभा का विघटन जो है यह हो सकता है कार्यकाल पूरा होने पर होता है। उसके बाद सरकार को जनादेश लेने की जरूरत महसूस होने पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विघटन होता है। और संवैधानिक तंत्र के विफलता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन लागू होने पर जो है तब होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को, देखिए लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ यहाँ पे दिया गया है कि पद की शपथ इसका नहीं होता है, क्योंकि वह जो है लोकसभा के मेंबर के अनुसार ही पहले शपथ ग्रहण कर चुका होता है, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी। तो प्रारूप समिति के द्वारा जो है कुल 141 बैठक जो किया गया था, यह किया गया था 6 माह के अंदर किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया था और इस दौरान उनकी टोटल 141 बैठकें हुई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था। देखिए मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किया गया था, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। 1931 में, आप ईयर भी याद रखिएगा कि 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसमें कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग किया था और मूल अधिकारों का तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है और ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियम के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्ति जो है सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है। तो यह हो जाएगा ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए ट्रांसड्यूसर जो होता है यह कोई युक्ति जो ऊर्जा के एक रूप को किसी दूसरे रूप में चेंज करती है उसे ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान जो है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो जब इसे सेल्सियस पैमाने पर चेंज करेंगे तो फॉर्मूला पर डाल सकते हैं हम लोग। यह होता है C/5 = F-32/9 × 5 हो जाएगा। सॉरी F-32/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब C निकालेंगे तो हो जाएगा F-32/9 × 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 200 - 32 / 9 × 5। जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 168 × 5 / 9 यानी 840/9 या टोटल जो है 93 पॉइंट समथिंग यानी 3 आएगा, 93.3 आएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। संपूर्ण विद्युत खर्च हो जाएगा या टोटल हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा। देखिए एक बल्ब के जलाने पर जो है कुल
खपत जो ऊर्जा होती है यह किलोवाट घंटा में होती है, तो वाट इंटू घंटा बटा 1000 होता है। तो यह हो जाएगा 100 हो जाएगा गुना 20 हो जाएगा बटा 1000 हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा टोटल 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 बल्ब है तो यह 5 दूनी 10, तो यानी जो है हमारा आंसर जो जाएगा इसका 10 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है टेकोमीटर या दबांतर को मापता है। देखिए टेकोमीटर जो है एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल किसी मशीन या सॉफ्ट की घूर्णन गति को मापने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे दबांतर दिया गया है जो कि गलत है, तो पहला ही आंसर हमारा राइट हो जाएगा। बाकी दिया हुआ है अमीटर। अमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है, पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है और एनीमोमीटर जो है वायु की चाल को मापता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि पसीने का मुख्य उपयोग है। तो पसीने का मुख्य उपयोग जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करना होता है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी शरीर का तापमान बढ़ता है तो हाइपोथैलेमस पसीने से बनने वाली त्वचा की ग्रंथियों को संकेत भेजने के लिए जिम्मेदार होता है और पसीने में पानी और कुछ लवण होते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है यह नारंगी होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ब्लैक बॉक्स जो है किसी दुर्घटना के बाद ढूंढने में सरलता होती है और यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो कि वायुयान के कॉकपिट में पायलट के बातचीत को रिकॉर्ड करती है और कुछ अनहोनी होने पर जांचकर्ता इसके माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है, यानी सही दिया हुआ है। पहला है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। देखिए पहला वाला ही यहाँ पे सही दिया गया है, प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले कौन किया था? यह रोमर के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे कि रोमर के द्वारा प्रकाश के वेग का सबसे पहले गणना किया गया था। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? क्या होता है? डिपोजिशन। देखिए डिपोजिशन जो होता है इसमें जो गैस होती है सीधे ठोस में चेंज हो जाती है, यानी डिपोजिशन जो है यह सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन का सीधे उल्टा होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो विद्युत अपघटन में कैथोड पर ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था इसमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु के भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वां तत्व जो होता है गुणों में प्रथम तत्व के समान ही होता है, जैसे कि संगीत का स्वर होता है। और न्यूलैंड जो है इसने टोटल 56 यानी 56 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट है अगला है कि समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो समजातीय श्रेणी के लिए सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा CH3OH और C2H5OH। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समजातीय श्रृंखला जो होती है समान कार्यात्मक समूह और समान रासायनिक गुण वाले कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला होती है। इसमें प्रत्येक क्रमिक सदस्य जो है CH2 समूह से अलग होते हैं और समजातीय श्रृंखला में क्रमागत सदस्यों में CH2 इकाई का अंतर होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है यह होता है 281 होता है। नेक्स्ट है अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? पूछा गया कि कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है, मीथेन जो हो जाएगा यह कार्बन का अपरूप नहीं है, तो मीथेन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? तो जलने पर कोयला जो है यह ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है इसका धीरे धीरे दहन होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 से ट्रिप्सिन बदलता है। तो ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन्स को
पेप्टोन्स में चेंज करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक होता है ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में चेंज करता है, और लाइपेज जो होता है वसा को वसीय अम्ल में चेंज करता है, सुक्रोज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में चेंज करता है, और एमाइलेज जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि एओर्टिक वाल्व निम्नलिखित में से क्या है। तो एओर्टिक वाल्व जो होता है यह बाएं नीले तथा महाधमनी के बीच का वाल्व होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए हृदय की सबसे बाहरी परत जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, और हृदय की सबसे भीतरी परत जो होती है इसे एंडोकार्डियम बोलते हैं, और हृदय की जो मध्य परत होती है उसे मायोमार्डियम बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि माहवारी चक्र में पुटिका प्रवस्था कितने दिन की होती है। तो माहवारी चक्र में पुटिका प्रवस्था जो होती है यह 10 से 12 दिन की होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पुटिका प्रवस्था जो है मासिक धर्म से पहले दिन शुरू होती है और एंडोत्सर्ग तक रहती है, और इस प्रावस्था के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है और अंडाशय अंडे के निषेचन के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 हिपेटोलॉजी संबंधित है। तो हिपेटोलॉजी यह हो जाएगा यकृत के अध्ययन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए एक होता है रुधिर का अध्ययन, तो रुधिर के अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोलते हैं, और एक होता है मानव सौंदर्य का अध्ययन जिसको हम लोग कैलोलॉजी बोलते हैं, और मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन जो होता है तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोसाइंस कहलाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्देश होता है। तो वास्तविक फल जो होता है कि जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है तो इसे हम लोग वास्तविक फल बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत दिया गया है। तो पहला इसमें अदरक, अदरक जो है प्रकंद हो जाएगा, नारियल भ्रूणकोश होता है, प्याज जो है मांसल पर्ण होता है, आलू, आलू जो दिया गया है आलू मूल नहीं होता है, यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आलू जो है एक तना होता है, यह मूल नहीं एक तना होता है जिसे कंद कहते हैं न कि मूल कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका जो कार्यकाल था यह 2012 से लेकर के 2017 तक रहा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किया गया था 2000 ईस्वी में, यह दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था। और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान भी की गई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का जो अंश होता है यह बढ़ते जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी 1948 में की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो घोषणा किया गया था 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। डेट भी याद रखेंगे कि यह जो है 6 अप्रैल को किया गया था, 1948 में किया गया था। और पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था तो यह उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए तो कारक आवश्यक जो हो जाएंगे या इसमें शामिल होते हैं भूमि, पहली आवश्यकता होती है भूमि का, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन का, दूसरी आवश्यकता होती है श्रम का यानी जो लोग काम करेंगे, तीसरा आवश्यकता जो होता है यह पूंजी का होता है, भौतिक पूंजी का, चौथा आवश्यकता जो होता है मानव पूंजी का, और इसमें ज्ञान और उद्यम की भी आवश्यकता पड़ती है या कच्चे माल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो है 1982 में की गई थी। और भारतीय आयात निर्यात बैंक जो है इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जिम बैंक। देखिए ये जो है आयात निर्यात बैंक इसको हम लोग एग्जिम बैंक बोलते हैं। तो एग्जिम बैंक जो है भारत में एक विशेष वित्तीय संस्था है जिसका स्थापना जो किया गया था 1982 में किया गया था।
और बैंक का प्राथमिक काम होता है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त पोषण करना, सुविधा प्रदान करना और बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन है? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएंगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और यह एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और सिविल सेवक हैं जो 1 दिसंबर 2017 से 2020 तक लोकसभा की 16वीं महासचिव रही हैं। यह 16वीं क्रम की महासचिव रही हैं। देखिए मीरा कुमार जो है यह भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगी। यह 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी। उसके बाद एक है वायलेट अल्वा। तो वायलेट अल्वा जो है यह भारत की प्रथम महिला राज्यसभा की उपसभापति थी। और राजकुमारी अमृता कौर जो है यह भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री रही थी जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 21 जनवरी 1972 का जो है इस दिन स्थापना हुआ था मेघालय का। और इसका मुख्य भाषा गारो, खासी और अंग्रेजी हो जाएगा। और इसका राजकीय पक्षी होता है पहाड़ी मैना। और साथ ही याद रखेंगे कि मेघालय का जो विधानसभा का सीटों की संख्या है यह 60 है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन है कि लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? तो लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा जो है यह जर्मनी का हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और यह एयरलाइंस जो है यूरोप की सबसे बड़ी वायु सेवा है। और इसका स्थापना किया गया था 1953 में इसका स्थापना किया गया था। और चालन जो है 1954 में शुरू किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है कोलोन जर्मनी में स्थित है। देखिए कोपा जो है, कोपा हो जाएगा या पनामा का हो जाएगा। कोपा जो है या पनामा का हो जाएगा। उसके बाद इबेरिया जो है यह स्पेन का एयरलाइंस हो जाएगा। और उसके बाद है यूएसए का बोलेगा अगर यूएसए का तो एक होता है पैन अमेरिकन एयरवेज होता है, पैन अमेरिकन एयरवेज। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब कौन जीती है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब जीती है मेडिसन कीज। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह अमेरिका की है मेडिसन कीज। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? इसमें से गलत को चूज करना है। तो आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी जो है यह इसका 9वां संस्करण था जो सही दिया गया है। दूसरा है इसका उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। देखिए इसका उपविजेता जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ये इसमें फाइनल में जो है भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है। तो न्यूजीलैंड जो है इसका उपविजेता हो जाएगा। तो यह कथन जो है गलत है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन जो है पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में संयुक्त रूप से हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत जो है उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित यानी डीईए हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो भारत जो है विश्व का चौथा देश बना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है चावल का जो किस्म का नाम हो जाएगा तो इसका नाम होता है, एक होता है DRR धान होता है, DRR धान या 100 कमला होता है। और एक होता है जो दूसरा होता है उसका नाम है पूसा DST राइस 1। यह दोनों जो है राइस 1, यह दोनों जो है भारत के द्वारा संपादित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की अस्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक पारिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश किया है? तो यह निर्धारित किया गया है 400 रुपये। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके तहत जो है काम के 100 दिन से बढ़ा करके 150 दिन करने को भी कहा गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो भारत में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या जो हो जाएगा यह टोटल जो हो जाएगा 6327 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। वही बात करते हैं कि सबसे अधिक जो जनसंख्या है डॉल्फिन का यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल 2397 डॉल्फिन है
वही बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 2220 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसको भारत का 58वां बाघ अभयारण्य को घोषित किया गया है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभयारण्य है। याद रखेंगे कि यह मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभयारण्य है। और साथ ही याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है अयोध्या राम मंदिर को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह सम्मान जो है इंग्लैंड की संस्था ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने सुरक्षा मानकों के साथ निर्माण का परीक्षण कर इसे दिया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो स्वदेश दर्शन योजना का जो प्रारंभ किया गया था यह किया गया था 2015 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक जो है यह हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय का आत्मकथा हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और इस पुस्तक का विमोचन जो है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये बिहार की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जिसका स्थापना 29 अगस्त 2024 को यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राजगीर स्थित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और यह किया गया है रितु बाहरी को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इनका नियुक्ति हुआ है 2 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से किस संस्था के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई तैयारी सूचकांक जो है जारी किया जाता है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है एआई तैयारी सूचकांक यह जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है एआई तैयारी सूचकांक 2024 जारी किया गया था। इसमें जो है यह आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया था और इसमें भारत का स्थान 72वां है और प्रथम स्थान पे इसमें सिंगापुर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल जो है इसका जो शुरुआत किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा नई दिशा पहल का शुरुआत किया गया है और भारत सरकार के द्वारा पशु औषधि पहल का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मेर्कोसुर व्यापार समझौता को विस्तार देने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा किया गया है अर्जेंटीना के साथ। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जुलाई 2025 में अर्जेंटीना की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के में शहर की चाबी यानी की ऑफ द सिटी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मजदूरों की वहां पहुंचने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह वर्षगांठ मनाई गई है 180वीं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने 3 जनवरी को जो है महिला शिक्षक दिवस मनाने का घोषणा किया है। तो ऑप्शन जो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है महिला शिक्षक दिवस यह मनाया जाएगा सावित्रीबाई फुले की जयंती पर मनाया जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो 11 फरवरी है 11 फरवरी को मनाया जाएगा समर्पण दिवस। उसके बाद 6 दिसंबर जो है 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाएगा। और उसके बाद है एक है 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो यह पुनर्जीवित किया गया है द्रव्य रत्नाकर निघंटु, ठीक है, ऑप्शन एक हो जाएगा। उसके बाद है द्रव्य नामाकर निघंटु, ऑप्शन 2, यानी 1 और 2 दोनों शामिल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की, यह किस कला में बनी हुई है? तो हाल ही में मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट किया है, और पीतल का नाव जो है यह बना हुआ है ढोकरा कला में, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग ढोकरा भी बोलते हैं, जिसमें मोर की आकृति पर एक आदिवासी सवार को दर्शाया गया है। और ढोकरा कला जो है इसका अन्य नाम इसको होता है घटवा कला, घटवा कला बोलते हैं इसको। और बस्तर जिले के कोंडा गांव के कारीगर जो है डोकरा मूर्तियों का काम करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है यह रखा गया है 2030 तक, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एड्स को समाप्त करने का जो लक्ष्य है भारत सरकार का यह भी 2030 तक है। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है। सौर ऊर्जा में लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 तक है। और बिहार सरकार जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य 2040 तक रखा है। वहीं बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का लक्ष्य जो है 2070 तक है। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक है। और हर खेत पानी का लक्ष्य 2025 तक है। और साथ ही याद रखेंगे कि बिहार सरकार का रूबेला खसरा को खत्म करने का जो लक्ष्य है 2026 तक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है, और यह मनाया जाएगा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि जैसे महाराणा प्रताप की जयंती जो है यह 9 मई को मनाया जाएगा। बिहार पृथ्वी दिवस, तो बिहार पृथ्वी दिवस जो है यह 9 अगस्त को मनाया जाएगा। बिहार संग्रहालय दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाएगा। उसके बाद डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को होता है। शहीद दिवस यानी बिहार शहीद दिवस जो है 15 फरवरी को मनाया जाएगा। इसको भी याद रखेंगे कि बिहार शहीद दिवस जो है 15 फरवरी को मनाया जाएगा। और एक होता है विजयोत्सव दिवस, यानी कुंवर सिंह से संबंधित है विजयोत्सव दिवस, यह 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सार्थक खंड वाले जो शब्द हैं यह यौगिक कहलाते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। तो अंशुमाला जो समास है इसका विग्रह सहित जो भेद हो जाएगा यह हो जाएगा अंशु है माला जिसकी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स है बदलते रहना, तो यह जो हो जाएगा करवटे बदलते रहना हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह मुहावरे का जो पूर्ण प्रकार होता है करवटे बदलते रहना यानी स्थिर न रहना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड टू मी यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। तो जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी हो जाएगा, तो ही टोल्ड मी यहाँ पे कोमा के बदला में हो जाएगा दैट, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन अ ग्रेट हेल्प टू हिम, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, दबे पांव चलो। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है दबे पांव चलो, तो दबे पांव चलो का हो जाएगा वॉक ऑन द टिप टोज, वॉक ऑन द टिप टोज, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, समबडी मस्ट हैव टेकन माई बुक। तो समबडी यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि माई बुक मस्ट हैव बीन टेकन बाय समबडी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें जो है सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में राजा का नाम है और सूची 2 में यहाँ पे राज्य का नाम है। देखिए सबसे पहले मिलाएंगे, अजातशत्रु जो है यह मगध का राजा था, प्रद्योत जो है यह अवंती का राजा हो जाएगा। उसके बाद यह है उदयन, तो उदयन जो हो जाएगा
यह वत्स का राजा हो जाएगा। उसके बाद प्रसेनजीत जो है, प्रसेनजीत यह हो जाएगा कौशल का राजा हो जाएगा, यानी प्रसेनजीत जो है यह कौशल का राजा है। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा 3 2 4 1। देखिए 3 2 4 1 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि झंझावात के देवता हैं, तो यह सही दिया गया है कि इंद्र जो है झंझावात के देवता हैं, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है पापियों को दंड देते हैं, तो यह पापियों को दंड नहीं देते हैं, तो यह जो हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, तो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक भी नहीं है। उसके बाद वर्षा के देवता या वर्षा के देवता भी हैं, तो यह 1 और 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए युद्ध जो इंद्र जो है युद्ध के नेता और वर्षा के देवता हैं। अग्नि जो है यह देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते हैं। धौ जो है आकाश के देवता हैं, सबसे प्राचीन देवता धौ हैं। सोम जो है वनस्पति के देवता हैं। उसके बाद उषा जो है प्रगति और उत्थान के देवता हैं। पूषण जो है पशुओं के देवता हैं और मरुद जो है यह आंधी तूफान के देवता हैं। नेक्स्ट है मोडी लिपि का प्रयोग किन के लेखों में किया जाता था। तो मोडी लिपि का जो प्रयोग है यह किया जाता था मराठों के लेखों में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था। तो यह हो जाएंगे फाजिल मोहम्मद खान, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फाजिल मोहम्मद खान ने 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर का समर्थन दिया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप की साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी थी। तो यह हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो लॉर्ड वेलेस्ली का काल है यह 1798 से लेकर के 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली का काल रहा था और लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आया था और यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। साथ ही याद रखेंगे कि वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि नीति जो है इसको शुरुआत किया गया था 1798 में और सबसे पहले 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम के साथ हुआ था और सहायक संधि को स्वीकार करने वाले अन्य राज्य भी मैसूर, तंजौर, अवध, उसके बाद बरार के भोसले, सिंधिया, यह सभी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है, यानी सही स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने स्वदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, तो यह जो है सही दिया गया है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में पोलीलूर में हराया था, यह भी सही दिया गया है। तीसरा है हैदर अली की मृत्यु 1783 ईस्वी में हुई थी। देखिए हैदर अली की मृत्यु जो है यह 1783 में नहीं हुई थी, यह जो है गलत दिया गया है। हैदर अली की मृत्यु जो है यह 1782 में हुई थी, तो यह गलत है, तो तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 में, इसके समय ब्रिटिश जनरल सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टो नो के युद्ध में पराजित किया था, तो चौथा स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है, यानी 1, 2 और 4 यह स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। 1, 2 और 4 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि हैदर अली का उत्तराधिकारी जो उसका बेटा हुआ था टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था तथा खुद को नागरिक टीपू पुकारा था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखिए 84 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का जो कुंजी बताया था यह बताया था लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर के निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था। तो इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था इंडियन लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इंडियन लिबरल फेडरेशन जो है यह 1919 में कुछ उदारवादी नेताओं ने, जिसमें शामिल थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर के इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी भारतीय उदार संघ का गठन किया था और इसकी स्थापना में तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर
इत्यादि ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी? तो प्रार्थना समाज की जो मांग थी, अस्पृश्यता की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा, यह सभी थी। इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। साथ ही याद रखेंगे कि जो प्रार्थना समाज है इसका स्थापना किया गया था 1867 में आत्मा रंग पांडुरंग के द्वारा, जो है मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था और 1869 में एमजी रनाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो त्रिदेशीय संधि का बोला गया कि सदस्य नहीं था, तो यह हो जाएगा इटली इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने एक त्रिगुट बना लिया था और 1907 में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने भी एक त्रिगुट के विरोध में एक त्रिदेशीय संधि बनाया था। नेक्स्ट है, अगला है, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध जो है यह इंग्लैंड में हुआ था। 1455 से लेकर के 85 के बीच में हुआ था गुलाबों का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना का संबंध किससे है? तो बोस्टन की चाय पार्टी घटना का संबंध अमेरिकी क्रांति से है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। बोस्टन की चाय पार्टी घटना जो है यह 16 दिसंबर को हुआ था। 16 दिसंबर यह 1773 को हुआ था, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण बना था और इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 जो है इसमें खनिज का नाम दिया गया है और सूची 2 जो है इसमें संबंधित जिले का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले जो हम मिलान करेंगे पायराइट, तो पायराइट जो होता है यह रोहतास से प्राप्त होता है। उसके बाद यूरेनियम जो है यह गया से मिलता है। गैलेना की बात करते हैं तो गैलेना यह बांका से प्राप्त होता है और एस्बेस्टस जो है यह मुंगेर से प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इसमें 1, 2, 4, 3 यानी ABDC, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। साथ ही बात करेंगे कि बिहार में सोने की जो प्राप्ति होती है यह जमुई से और पश्चिम चंपारण से होती है। पायराइट जो है रोहतास से होता है। अभ्रक जो है नवादा, जमुई और गया से होती है और मोनाजाइट जो है यह गया और मुंगेर से प्राप्त होती है। और साथ ही याद रखेंगे कि पायराइट के उत्पादन में रोहतास जो है बिहार का एक अधिकार है, यानी बिहार देश का लगभग 95% से अधिक पायराइट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को हुआ था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो हो जाएंगे फणीश्वर नाथ घोष हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चंद्रशेखर आजाद, सचिन नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और फणींद्रनाथ जो है घोष, फणीनाथ घोष जो है, इन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया था और 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित सभा में इन्होंने इस संगठन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी रखा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि 45 बच्चों की औसत आयु जो है 14 वर्ष है और एक शिक्षक को सम्मिलित करने पर औसत आयु जो है 6 महीने बढ़ जाती है। तो शिक्षक की उम्र क्या है? यहाँ पे देखिए 45 बच्चों का बोला गया है, एवरेज दिया गया है, तो हो जाएगा 45 गुना 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 630 आ जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि कुल उम्र जो है यह औसत गुना संख्या होता है, इसलिए यहाँ पे 630 हम लोग लिख लेंगे, टोटल 630 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 45 के बाद एक और आदमी ऐड होता है, तो यह जो है 46 आदमी होते हैं और इसमें औसत भार जो है यह 6 महीने औसत जो है बढ़ जाता है। औसत एज जो है 6 महीने बढ़ जाता है, तो यानी यह हो जाएगा 46 हो जाएगा और 6 यह 0.5 बढ़ता है, तो यह हो जाएगा 14.5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, यह आ जाएगा यह 23 इंटू 29, यह हो जाएगा 667 हो जाएगा। तो डिफरेंस देखेंगे 667 का डिफरेंस हो जाएगा 630, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 37 साल हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पे जो आएगा यह आ जाएगा 565 आएगा। देखिए यहाँ पे जो है जब 2 से जब 3 हुआ है तो यह गुना 1 + 1 हुआ है, उसी प्रकार से गुना 2 + 2 हुआ है, यहाँ पे गुना 3 + 3 हुआ है, गुना 4 + 4 हुआ है, तो यहाँ गुना 5 + 5 कर देंगे तो यह 565 आ जाएगा। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है कि एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का कोण जो है 120 डिग्री है और इसके सतह को मोड़ करके एक शंकु बनाया जाता है, तो बनाए गए नए शंकु का आयतन क्या होगा। तो नए शंकु का यहाँ पे आयतन निकालना है, तो आप लोग सोल्व कर लेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 189.46। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि ए जो है बी से 25% अधिक है, इसको भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 10% हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 का जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 81:48:22 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे परिधि निकालना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन बी हो जाएगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को छांटना है। तो इसमें हो जाएगा विषम शब्द की बात करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, मोटरसाइकिल में गियर होते हैं, घर में कमरा होता है, लेकिन दही में दूध नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। यह रीजनिंग दिया गया है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 53 आ जाएगा।